गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको नर युग्मकोद्भिद के विकास पर आपसे चर्चा की। नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। तो लघु बीजाणु जो होता है, अगुणित लघु बीजाणु जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। और आपको मैंने बताया कि जब नर युग्मक का निर्माण, ठीक है, परागकण के अंदर हो जाए और किसका निर्माण हो जाए, पराग नलिका का निर्माण हो जाए, अर्थात अंकुरित परागकण में जब नर युग्मक व पराग नलिका का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और हमने आपको बताया कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तो दो चरणों में होता है, प्रथम चरण और दूसरा चरण। प्रथम चरण में आपको हमने बताया है कि परागकण से पहले, ठीक है, परागकण से पूर्व की क्या होती है, ये अवस्था होती है, ठीक है। इस चरण में क्या है कि पराग कोष होते हैं वो परागकण से क्या है, मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। पराग कोष में क्या है, पराग कणों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनमें समसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अनियमित आकार की कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है। जो कोशिका आकार में बड़ी होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं और जो कोशिका आकार में छोटी होती है उसे जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका आकार में बड़ी होगी वो कायिक कोशिका, जो कोशिका आकार में छोटी होती है उसे क्या कहा जाता है, जनन कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और इस द्विकोशिकीय, ठीक है, इस द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय परागकण को, ठीक है, इस द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय जो परागकण होता है, ये परागकण क्या है, पराग कोश से मुक्त होकर के मादा के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। मैंने बताया कि कायिक कोशिका का केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होता है, ठीक है, और ये क्या है, धीरे धीरे अनियमित आकार का हो जाता है। कायिक कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये परागण की क्रिया के दौरान, ठीक है, परागण की क्रिया के पश्चात ये क्या है, जनन छिद्रों में से होकर के पराग नलिका का निर्माण। जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है जो धीरे धीरे गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव की मात्रा कम होती है तथा इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। हमने आपसे द्वितीय चरण पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि ये जो कायिक कोशिका होती है, ठीक है, ये कायिक कोशिका द्वितीय चरण में परागण की क्रिया के पश्चात द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। After pollination, second step is start to develop the male gametophyte. नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की क्रिया जो होती है उसमें क्या है, जब परागण की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो परागण की क्रिया के पश्चात, ठीक है, द्वितीय चरण क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इस चरण में क्या है कि ये कायिक कोशिका होती है। ये कायिक कोशिका क्या है, जनन छिद्रों में से होकर बाहर निकलती है। जनन छिद्र होता है जर्मिनल अपर्चर। इस छिद्र में से होकर के कायिक कोशिका जब निकलती है, अर्थात कायिक कोशिका की भित्ति निकलती है तो पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब ये निकलती है तो एक नलिका के समान संरचना बनती है जिसको क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका में ये केंद्रक जो होता है ये आ जाता है, इसलिए इस केंद्रक को पराग नलिका केंद्रक कहते हैं। कुछ समय पश्चात ये पराग नलिका केंद्रक भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और पराग नलिका जो होती है वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में और वर्तिका से अंडाशय और अंडाशय से बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसी दौरान आपको मैंने बताया कि इसी दौरान क्या होता है कि ये क्या है, जनन कोशिका होती है, ये कैसी हो जाती है, धीरे धीरे गोलाकार हो जाती है। और ये कायिक कोशिका जो पराग नलिका में परिवर्तित हो गई है वो जनन कोशिका के एक सिरे पर क्या है, जाकर के जुड़ जाती है या लग जाती है। और कायिक जनन कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होता है वो किसके अंदर चला जाता है, पराग नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। और स्थानांतरण के पश्चात इसमें
ठीक है। पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका का जो केंद्रक होगा उसमें क्या है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पराग कण है उसमें पराग नलिका का भी निर्माण हो गया है, साथ में दो नर युग्मकों का भी क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो पराग कण अंकुरित होकर के पराग कण, पराग नलिका और किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसके पश्चात हमने जो आपसे चर्चा की थी वो हमने की थी किसके बारे में, हमने जो आपसे चर्चा की थी वो है जायंग या स्त्री केसर या बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। मैंने बताया कि पुष्प में जो मादा जन्नांग होता है, पुष्प में जो मादा जन्नांग पाया जाता है उसे जायंग कहा जाता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि जो जायंग होता है, प्रत्येक जायंग जो होता है वो या तो एक अंडपीय होता है या फिर कैसा होता है, बहुअंडपीय होता है, ठीक है। कुछ पादपों में क्या है कि जो अंडप होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यदि अंडप जब एक दूसरे से जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं, युक्तांडपीय। और जब अंडप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, वियुक्तांडपीय कहा जाता है, सिनकार्पस कहा जाता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जायंग जो होता है उस जायंग की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। प्रत्येक जायंग के कितने भाग होते हैं, ये 3 भाग होते हैं। आप देख रहे हैं इस संरचना में सबसे पहला ये सबसे शीर्ष भाग होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और ये वर्तिकाग्र पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर जब पराग कण जो होते हैं वो पराग कोश से मुक्त होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर आते हैं और इसी वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण होता है, ठीक है। पराग कणों का जब अंकुरण होता है तो पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका किस में प्रवेश करती है, इस नलिका के समान संरचना में से होकर प्रवेश करती है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। वर्तिका से पराग नलिका किस में प्रवेश करती है, अंडाशय में प्रवेश करती है। ये अंडाशय होता है, ये एक फूली हुई संरचना होती है, ठीक है। कैसी संरचना होती है, फूली हुई संरचना होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में अनेक क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स पाए जाते हैं और इन चैम्बरों के अंदर क्या होता है, अपरा होता है। इन चैम्बरों के अंदर, इन कोष्ठों के अंदर क्या पाया जाता है, अपरा पाया जाता है, जिससे जो बीजांड होता है, जिससे क्या है, बीजांड जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। बीजांड कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने आपसे चर्चा की तो हमने आपसे डियर स्टूडेंट जो बात की थी वो गुरु बीजाणुधानी की संरचना पर बात की, ठीक है। और केवल हमने आपको डायग्राम बना करके वहां पे छोड़ा था। आज हम डायग्राम भी बनाने हैं और उसके बारे में संपूर्ण विवरण से हम यहाँ पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए तो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना देखिए, क्लास 12th लेसन नंबर आपका है सेकंड, पुष्पीय पादपों में जन्म। और आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी की संरचना या बीजांड की संरचना, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। देखिए तो एक बार हम आपको डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। हाँ भाई, तो आपको ये देखिए बीजांड की संरचना,
और आप जानते हो कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें बीजांड जो होता है वो बीजांड एक छोटी संवृंत क्या होती है, संरचना होती है। पुष्पीय पादपों में जो बीजांड होता है या गुरु बीजाणुधानी होती है, वह एक क्या होती है, संवृंत संरचना होती है। और जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो निषेचन के पश्चात इसी बीजांड के द्वारा, निषेचन की क्रिया के पश्चात इसी बीजांड के द्वारा किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो बीजांड के द्वारा किसका निर्माण होता है, बीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है, एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है उसकी संरचना के मुख्य रूप से निम्न भाग होता है। तो बीजांड की संरचना का सबसे पहला जो भाग है जिस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो देखिए। ये देखिए सबसे निचला भाग आपको दिखाई देगा। इस तरीके की संरचना आपको यहाँ पर बुकों के अंदर इस प्रकार की डायग्राम के अंदर संरचना आपको दिखाई दे रही है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ये संरचना जो है इसको कहा जाता है बीजांड ग्रंथ। क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बीजांड की संरचना का पहला, ठीक है, पार्ट है वो है बीजांड ग्रंथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फनिकल के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए बीजांड का क्या होता है, आवरण होता है। ठीक है, बीजांड का ये आवरण है और इस बीजांड के आवरण को क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। बीजांड का ये आवरण है ये वाला, और इस बीजांड के इस आवरण को क्या कहा जाता है, बीजांड के इस आवरण को क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं, बीजांड जो होता है, बीजांड जो होता है वो एक वृंतनुमा संरचना से या एक डंठल जैसी संरचना से क्या होता है, जुड़ा होता है। बीजांड जो होता है वो एक डंठल नुमा संरचना से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बीजांड ग्रंथ जो होता है, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर, ध्यान से सुनो, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है, ये बीजांड ग्रंथ है। देखो ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया बीजांड का जो आवरण होता है, ठीक है, कौन सा आवरण होता है, बाह्य आवरण। तो बीजांड के बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का, जो बीजांड के ग्रंथ से या उसके डंठल से क्या होता है, डंठल द्वारा अपराध से क्या होता है, जुड़ा होता है। और आपको बताया कि बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है उस भाग को नाभिका या हाइलम उसे क्या है, कहा जाए। आपसे नाभिका या हाइलम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, नाभिका या उसे हाइलम कहा जाए। उसे नाभिका कहते हैं, नाभिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। तो इस स्थान पर बीजांड ग्रंथ होता है वो बीजांड से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइलम, या उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है। देखिए अब दूसरे बिंदु पर बात करें, ये जो बीजांड है उसका ये सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, तो ये बीजांड का क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण है जिसके ऊपर में बार बार चौक उकेर रहा हूं। ठीक है, तो बीजांड का कौन सा भाग है, बाह्य आवरण। ठीक है, आपको मैं बता दूं बीजांड के इस आवरण को, बीजांड का इस बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अध्यावरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीजांड का ये क्या है, बाह्य आवरण। ठीक है, और जब बीजांड का निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो निषेचन के पश्चात इसी बाह्य आवरण के द्वारा, इसी बाह्य आवरण के द्वारा बीज के बाह्य बीज छोड़कर का होता है, निर्माण होता है।
तो इस बाह्य अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? बाह्य बीज तोल का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बाह्य बीज तोल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टा कमल। वैसे मैं आपको बता दूं, अधिकांश पादपों में अध्यावरण दो प्रकार के, एक बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण। पर कुछ पादपों में अध्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है, दूसरा मध्य अध्यावरण पाया जाता है, तीसरा कौन सा पाया जाता है? अंत अध्यावरण पाया जाता है। पर मोस्टली आवृतबीजी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। जब बीजांड का निषेचन हो जाता है तो उस बाह्य अध्यावरण द्वारा बीज के किसका निर्माण किया जाता है? बीज तोल का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? टेस्टा कहा जाता है। देखिए, बाह्य अध्यावरण है ये वाला भाग, इसके अंदर की तरफ ये संरचना आपको दिखाई गई है, इसको क्या कहा जाता है? अंत अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंत अध्यावरण कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। बाह्य अध्यावरण के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? एक और आवरण पाया जाता है, जिसे अंत अध्यावरण कहते हैं। इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से उसे जानते हैं। और अंत अध्यावरण जो होता है, ये अंत अध्यावरण क्या काम करता है? जब बीजांड का क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। जब अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात इसी अंत अध्यावरण के द्वारा बीज के कौन से भाग का निर्माण होता है? अंत बीज तोल का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंत बीज तोल का निर्माण होता है। अंत बीज तोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैगमेंट का क्या होता है? निर्माण। किसका निर्माण होता है? अंत बीज तोल का निर्माण। अब तक हमने 2 बिंदुओं पर बात कर ली है, बीजांड ग्रंथ, ठीक है, बीजांड के 2 भागों पर बात करें, बीजांड ग्रंथ और दूसरा है आपका अध्यावरण। और आपको बता दिया अध्यावरण क्या है? बाह्य आवरण होता है बीजांड का, और यहाँ पर 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण, दूसरा होता है अंत अध्यावरण। परंतु आपको मैं बता दूं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे लीची का पादप, और लीची के अंदर क्या है? जो बीजांड होता है, ठीक है, उसके अंदर 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। सबसे तीसरा आंतरिक अध्यावरण कहलाता है, ठीक है। कौन सा अध्यावरण पाया जाता है? तीसरा अध्यावरण पाया जाता है, जिसको मुख्य रूप से खाने के काम में लिया जाता है। और इस प्रकार के अध्यावरण को या इस प्रकार के बीजांड को एरिल प्रकार का बीजांड कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि लीची में किस प्रकार का अध्यावरण पाया जाता है, तो लीची में किस प्रकार का अध्यावरण लीची के अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो लीची के अंदर एरिल प्रकार का बीजांड क्या है? पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बीजांड द्वार के बारे में, ठीक है। चलो बीजांड द्वार के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण एरिया, ये सारा एरिया क्या कहलाएगा? बीजांड द्वार कहलाएगा, ठीक है। तो बीजांड द्वार एक ऐसा भाग होता है जहां पर, ठीक है, अध्यावरण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार जो होता है वो बीजांड का वह स्थान होता है, ठीक है। बीजांड द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो बीजांड का ये बीजांड द्वार होता है, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। नहीं तो यहाँ पे बाह्य अध्यावरण पाया जाता है, नहीं यहाँ पर क्या पाया जाता है? अंत अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है। बीजांड का जो ऊपरी सिरा होता है, कौन सा सिरा होता है? बीजांड का जो ऊपरी सिरा होता है, उस ऊपरी सिरे पर क्या पाई जाती है? एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। तो ये ऊपरी सिरा है, उस पर क्या पाई जाती है? ये एक छिद्रनुमा संरचना है, और इस छिद्रनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, जब
परागकणवर्ती कागर पर स्थानांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरण के बाद पराग नलिका का निर्माण होता है। तो वो पराग नलिका जो होती है वो इसी बीजांड द्वार में से होकर, इसी बीजांड द्वार में से होकर ये पराग नलिका किस में प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका जो होती है वो बीजांड द्वार में से होकर के ही किस में प्रवेश करती है? बीजांड के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। देखिए बीजांड द्वार के बाद हम बात कर रहे हैं अगले बिंदु पर, और ये वाला भाग कहलाएगा हमारा बीजांड काय के बारे में बात कर रहे हैं। बीजांड काय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखिए ये बीजांड काय होता है, और बीजांड काय जो होता है आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये बीजांड काय ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस बीजांड काय के अंदर मृदु ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मृदु ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये मृदु ऊतक की कोशिकाएं क्या काम करती है कि इस भ्रूण कोश को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। बीजांड काय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? मृदु ऊतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये मृदु ऊतक की कोशिकाएं क्या करती है? इस भ्रूण कोश को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। परंतु मैं आपको बता दूं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें बीजांड काय के चारों ओर एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें ये बीजांड काय है ये वाला, और इस बीजांड काय के चारों ओर एक पतली क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। एक पतला आवरण पाया जाता है, एक पतली झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म उसे क्या है? कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला भाग होता है, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है, ठीक है। ये कहलाएगा भ्रूण कोश। इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एम्ब्रियो सैक के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश कैसा होता है? अंडाकार होता है, बहुकोशिकीय होता है, जिसमें एक और बीजांड द्वार होता है तो दूसरी तरफ ये निभाग द्वार होता है। ये कौन सा भाग होता है? निभाग द्वार होता है, ठीक है। बीजांड द्वार की तरफ क्या पाई जाती हैं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 2 कोशिकाओं को कौन सी कोशिका कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं। और इनकी पार्श्व सतह पर क्या पाई जाती है? अंड कोशिका पाई जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर एक अंड समुच्चय का क्या होता है? निर्माण होता है। इनके मध्य में, इस भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ये ध्रुवीय कोशिकाएं क्या है? निषेचन की क्रिया से पहले ये दोनों संलयित हो जाती है और द्वितीय केंद्रक का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये एक द्वितीय केंद्रक का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। ये निभाग द्वार वाला क्षेत्र है। ये कौन सा छोर है? बीजांड द्वार छोर है। ये बीजांड द्वार छोर है, ये निभाग द्वार छोर है। तो इनके निभाग द्वार छोर की ओर की भी तरफ भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका, या इन्हें एंटीपोडियल सेल कहते हैं। आपको मैं बता दूं, भ्रूण कोश का जब विकास होता है, तो विकास जब होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में इस भ्रूण कोश के अंदर 8 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 8 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। देखो मैं अभी गिना रहा हूं, 3, 1 2 3 1 4, पहले यहाँ पे 2 थी, मैंने आपको बताया, 3 और 2 5 और 3 ये क्या हो गई 8। पर जैसे जैसे इनका विकास होता है तो यहाँ पे
7 कोशिका, देखो 3 3 6 और 1 7, 7 कोशिका पाई जाती है और उसमें 8 क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी संरचना हो गई, बीजांड की संरचना हो गई है। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बार पुनः बीजांड की संरचना को क्या कर रहा हूं, रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बीजांड की जो संरचना होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि पुष्पीय पादप जो होते हैं, ठीक है, उन पुष्पीय पादपों में क्या है, बीजांड जो होता है वो एक संवृतनुमा संरचना से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है या वृंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड जो होता है, ठीक है, बीजांड जो होता है उसका जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड से बीजों का निर्माण होता है, अंडाशय से फलों का निर्माण होता है। बीजांड की संरचना का सबसे प्रथम भाग है जिसे कहते हैं बीजांड व्रण। आपको बताया कि बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को ही क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। इस आवरण को ही बाह्य अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए बीजांड जो होता है उसके अंदर एक वृंतनुमा या डंठलनुमा जो संरचना होती है वो अपरा के द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, अपरा के द्वारा वो संरचना क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि बीजांड व्रंत जो है, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस स्थान को हाइलम या उसे नाभिका कहा जाता है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु मैंने बताया कि बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, बीजांड के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अध्यावरण कहा जाता है। और आपको बताया कि अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में, ठीक है, 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, एक बाह्य अध्यावरण होता है, दूसरा आंतरिक अध्यावरण। ये क्या है, बाह्य अध्यावरण है, और ये दूसरा वाला कौन सा है, अंत्य अध्यावरण है। देखिए आपको मैं बता दूं, बाह्य अध्यावरण सबसे भारी आवरण होता है। ठीक है, जब ये अंडे का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, या हम कहें बीजांड का क्या हो जाता है, निषेचन होता है। बीजांड का नहीं होता, बीजांड में क्या है, अंडा पाया जाता है। इसलिए या तो हम मुख्य बोले, अंडे का जब निषेचन हो जाता है तो अंडे के निषेचन के पश्चात इस बाह्य अध्यावरण द्वारा किसका निर्माण होता है, बीज के बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है, बीज के टेस्टा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए बाह्य बीज चोल के अंदर की तरफ ये एक परतनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, अंत्य अध्यावरण कहते हैं। अंत्य अध्यावरण मैंने आपको बताया कि जब अंडे का निषेचन हो जाता है तो अंत्य अध्यावरण के द्वारा बीज के अंत्य बीज चोल का निर्माण होता है, बीज के टैगमेन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उसके पश्चात मैंने आपको बताया ये क्या होता है, बीज के अंदर बीजांड काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड काय पाया जाता है। बीजांड काय जो होता है वो मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है, मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से क्या है, बना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनेक मृदु उत्तकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये बीजांड काय की मृदु उत्तकीय कोशिकाएं जो होती है वो इस भ्रूण कोश को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो बीजांड काय जो होता है वो भ्रूण कोश की कोशिकाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए बीजांड काय के बाद मैंने आपको बताया कि कुछ एकबीजपत्री पादप होते हैं। उन एकबीजपत्री पादपों में ये बीजांड काय जो होता है वो एक पतली परत की नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, और इस पतली परत नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस संरचना को पेरिस्पर्म कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की जिसको हम कह रहे हैं
भ्रूण कोश। ठीक है, देखिए बीजांड काय के अंदर ये भ्रूण कोश होता है वो धसी हुई अवस्था में पाया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ये धसी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। ये भ्रूण कोश अंडाकार होता है, बहुकोशिकीय होता है और इसकी भित्तियां होती हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन से क्या होती है, बनी होती है। भित्तियां सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। इसके अंदर भ्रूण कोश के दो सिरे होते हैं, एक बीजांड द्वार छोर होता है, दूसरा निभाग द्वार छोर होता है। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं भ्रूण कोश में पाई जाती हैं, जिनमें 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं और एक कोशिका को, इस कोशिका को क्या कहा जाता है, अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इस भ्रूण कोश के मध्य में क्या पाई जाती हैं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो निभाग द्वार की तरफ ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कौन सी कोशिका कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। देखिए अब अंतिम बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला भाग है जिसे बीजांड द्वार या इसे अंड द्वार या इसे इंग्लिश में माइक्रोपाइल के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। बीजांड के ऊपरी सिरे पर क्या पाई जाती है, एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इस छिद्रनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार में, बीजांड के अंदर बीजांड द्वार एक ऐसा स्थान होता है, ये बीजांड है और इस बीजांड में ये बीजांड द्वार है। ये बीजांड द्वार का एक ऐसा छिद्र होता है जहां पर न तो बाह्य अध्यावरण पाया जाता है, न ही क्या पाया जाता है, अंत्य अध्यावरण पाया जाता है। यानी कि बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण दोनों का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, ये बीजांड द्वार का एक मुख्य कार्य मैंने आपको बताया था कि जब परागकण जो होते हैं वो दायांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो पराग कणों का अंकुरण होता है। अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका का निर्माण होता है, नरयुग्मकों का निर्माण होता है और वो पराग नलिका जो होती है वो बीजांड द्वार में से होकर के ही बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो बीजांड द्वार में से होकर के पराग नलिका प्रवेश करती है और वो निषेचन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। डियर स्टूडेंट, यदि आपको बीजांड की संरचना में या गुरु बीजाणुधानी की संरचना में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या है, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड की परीक्षा के लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 2021-22 का जो बोर्ड का पेपर होगा 2022 के अंदर, उसके लिए ये सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम गुरु बीजाणुधानी के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुरु बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, अर्थात भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।